मित्रों नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने दीपों का पर्व दीपावली काफ़ी धूमधाम से मनाया होगा। काफ़ी सारे बम पटाखे फुलझड़ियाँ छोड़ी होंगी और काफ़ी दीप जलाए होंगे। कल से सूर्य पूजा का पर्व भी शुरू हो गया है। आस्था का महापर्व छठ खासकर जो बिहार और उत्तर प्रदेश में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। तो इन पर्व त्योहारों के मौसम के बीच में, धूमधाम के बीच में, जैसा कि मैंने तय किया था कि हर शनिवार को एक क्लास लूँगा, आज फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों की सेवा में, माता सरस्वती की सेवा में। तो जैसा कि हमने तय किया था पिछली बार कि पूरा पाषाण काल के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। या यूँ कहें कि पाषाण काल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें पूरा पाषाण काल और नवीन पाषाण काल दोनों आते हैं। लेकिन इस बीच मुझे लगा कि कुछ न कुछ छूट रहा है। मैं बाई नेचर काफी भुलक्कड़ आदमी हूँ। हालांकि अल्बर्ट आइंस्टीन भी महान भुलक्कड़ थे, लेकिन मैं आइंस्टीन तो नहीं हूँ, लेकिन उनकी तरह महान भुलक्कड़ जरूर हूँ। तो कुछ न कुछ भूल जाता हूँ। तो मुझे लगा कि कुछ भूल हो रही है मुझसे, कुछ मैं भूल गया हूँ। सीधे पूरा पाषाण काल पे आना ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरती पर, पृथ्वी पर जीवन के विकास के बारे में पहले बात करूंगा। हो सकता है कि अगले शनिवार की क्लास में विस्तार पूर्वक पूरा पाषाण काल के बारे में बात करूं। तो पहले जो मानव के दृष्टिकोण का जहां तक विस्तार था, जहां तक मानव की नजरें जाती थी, जो देखता था वहीं तक वो सोचता था कि दुनिया सीमित है। हालांकि हमें गर्व होना चाहिए अपने भारतीय मनीषियों पर, प्राचीन ऋषियों पर, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड एक नहीं है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है, कोटि कोटि ब्रह्मा है, जिन्होंने इन ब्रह्मांडों की रचना की है। हालांकि अक्षरशः वो भी नहीं बता पाते थे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे। इसलिए उन्होंने एक देवता या महादेवता की कल्पना की, उनका मानवीकरण किया और कहा कि ब्रह्मा जी ने दुनिया बनाई। इसी तरह से हम पाते हैं कि दूसरे धर्मों में भी कल्पनाएं की गई विभिन्न तरह की। कोई कहता है कि दुनिया का निर्माण अल्लाह ने शुक्रवार को किया, कोई कहता है कि गॉड ने दुनिया का निर्माण किया रविवार को। पता नहीं कोई दिन कैसे निर्धारित कर लिया उन्होंने, क्योंकि हमारे वेद जो कहते हैं उनमें ज्यादा सटीकता है। और ऋग्वेद कहता है कि एक समय ऐसा था जब दुनिया में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, न पदार्थ था, न समय था, न प्रकाश था,
न जीवन था न मरण था, कुछ भी नहीं था। और बाद में जो वैज्ञानिक हुए, हम पाते हैं कि पुनर्जागरण काल, जिसे रेनेसा भी कहते हैं, उस समय से जो व्याख्या होने लगी दुनिया की, चाहे गैलीलियो हो, कोपरनिकस हो, या बाकी के खगोलविद हो, वैज्ञानिक हो, तो जब व्याख्या होने लगी तो पता चला कि दुनिया का निर्माण एक साल में नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, एक क्षण में नहीं हुआ। दुनिया प्राकृतिक तौर पर उत्पन्न हुई है, इसका निर्माण किसी भगवान ने या देवता ने नहीं किया। और बड़ी ही रोचक बात है, बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि बहुत सारे सिद्धांत है कि दुनिया का निर्माण हुआ कैसे, उत्पत्ति कैसे हुई ब्रह्मांड की। तो सबसे जो मान्यता प्राप्त जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसे हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। मतलब कि महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग, बहुत बड़ा विस्फोट। इस सिद्धांत को देने वाले का नाम है, जो जिन्होंने इसका प्रवर्तन किया, प्रारंभिक इसके बारे में जो दावा किया, उनका नाम है जॉर्ज लेमैत्रे। इन्होंने 1927 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी दी। और जैसा कि मैं कह रहा था कि सबसे आश्चर्य की बात तो यह है कि ये रोमन कैथोलिक पादरी थे, बेल्जियम के थे, रोमन कैथोलिक पादरी थे, और उन्होंने खुद ही बाइबल जो द्वारा दिए गए सिद्धांत को नकार दिया। इन्होंने कहा नहीं, गॉड ने दुनिया का निर्माण नहीं किया। दुनिया का निर्माण प्राकृतिक घटना द्वारा हुआ, एक प्राकृतिक घटना द्वारा हुआ, जिसे हम बिग बैंग का नाम उन्होंने दिया। और इस सिद्धांत के अनुसार एक समय ऐसा था जब पूरा ब्रह्मांड, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में समाहित हो गया था। पूरे ब्रह्मांड का पदार्थ एक बिंदु में समाहित था। अगर आपने ब्लैक होल थ्योरी पढ़ी होगी, ब्लैक होल के बारे में पढ़ा होगा, या तारों की उत्पत्ति, जन्म, पुनर्जन्म और मृत्यु के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि तारों का जन्म भी होता है, धीरे धीरे उनके भीतर जो आग जलती रहती है, उसे जलाए रखने वाला ईंधन समाप्त होने लगता है, तो तारे मर जाते हैं। कुछ तारे फैलने लगते हैं, दानव तारा बन जाते हैं। जैसा कि सूर्य के बारे में अनुमान लगाया गया है कि आज से 5 अरब साल बाद सूर्य फैल जाएगा और पूरे सोलर सिस्टम को अपने भीतर में समाहित कर लेगा, जिसमें धरती भी शामिल है। इस तरह से अगर होता है तो सूर्य की जो बाहरी परत उस दौरान बनेगी, तो सूर्य का विस्तार इतना ज्यादा होगा कि वो सूर्य से मुक्त होकर अनंत अंतरिक्ष में खो जाएगा, और बाकी का जो पदार्थ बचेगा वो सिकुड़ने लगेगा। तारों में सिकुड़न होती है, और सिकुड़ते सिकुड़ते तारा इतना सिकुड़ जाता है,
इतना सिकुड़ जाता है कि वो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। काला विवर मतलब एक छेद, एक ऐसा खगोलीय पिंड जो अपने पास से किसी भी चीज को गुजरने नहीं देता। यहां तक कि प्रकाश भी उसके पास से उससे टकरा के वापस नहीं लौट सकता। प्रकाश को भी वो सोख लेता है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता और उसका नाम दे दिया गया है ब्लैक होल। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जहां प्रकाश उपलब्ध नहीं होता वहां काला रंग होता है, काला रंग प्रकाश को सोख लेता है। तो ब्लैक होल जो होता है वो काफी ज्यादा संकेंद्रित होता है, सेंट्रलाइज्ड। और इतना ज्यादा उसकी डेंसिटी बढ़ती जाती है, उसका घनत्व तो बढ़ता जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि एक चम्मच अगर ब्लैक होल ले ले तो उसमें पूरा ब्रह्मांड समाहित हो जाए। तो बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ऐसे ही ब्लैक होल जो एक बिंदु में पूरा ब्रह्मांड समाहित था, में महाविस्फोट हुआ। और वो महाविस्फोट हुआ कब? 13.5 अरब साल पहले। और उस महाविस्फोट के द्वारा, महाविस्फोट के होने के बाद जो उसमें पदार्थ संकेंद्रित संघनित हो गया था तो इधर उधर बिखर गया। विस्फोट होता है तो क्या होता है? अभी दिवाली में आपने बम फटाके छोड़े होंगे तो आपने देखा होगा कि बहुत तेज धमाका होता है और जो पटाखा होता है उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो आसपास की वस्तुओं को बिखेर देती है। युद्ध में जो बम का इस्तेमाल होता है उसमें लोहे के कण, कांच वगैरह डाल दिए जाते हैं उसी बारूद में, जिससे काफी ज्यादा जान हानि होती है, जान माल का नुकसान होता है। तो जिस तरह से बम पटाखे में आग लगाने पर वो बिखरता है, आसपास की चीजों को भी बिखेर देता है अपने साथ साथ, इसी तरह से बिग बैंग विस्फोट जब हुआ तो उसने पदार्थों को बिखेर दिया, दूर दूर तक पदार्थ बिखर गए और अनंत अंतरिक्ष में इधर उधर घूमने लगे। उसी का एक छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा हमारा सौरमंडल, जिसके केंद्र में सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ विभिन्न तरह के खगोलीय पिंड, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं। प्रारंभ में जो ग्रह थे, आज जो ग्रह है वो ठोस रूप ले चुका है, तो ठोस नहीं था, वो गैसीय अवस्था में था, गैसीय रूप में था, गैस था। धीरे धीरे समय गुजरा और ठंडा होता गया। मान लो धरती है, धरती ठंडी होती गई, और धरती ठंडी होते होते आज धरती का जो औसत टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जब धरती का औसत टेम्परेचर, धरती का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस पर आया, तो जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर होता क्या है,
100 डिग्री टेम्परेचर एक मिलान बिंदु है, जहां पर आकर पानी जल वाष्प में बदल जाता है। और जैसे ही 100 डिग्री से नीचे तापमान जाएगा, मान लीजिए 99.9 सेंटीग्रेड आएगा, तो क्या होगा? जैसे ही 100 डिग्री से नीचे तापमान आता है, तो पानी जो गैसीय अवस्था में है वो लिक्विड में बदलने लगता है, द्रव बनने लगता है, द्रवीय अवस्था धारण करने लगता है। पानी एक दुनिया का अजूबा चीज है, एक ऐसी चीज है वो जो 3 अवस्था में पाया जाता है, तीनों अवस्था। और ठोस अवस्था में भी पाया जाता है जब वो बर्फ बन जाता है, वाष्पीय अवस्था में भी पाया जाता है जब भाप बन जाता है, और लिक्विड अवस्था में भी पाया जाता है जब वो पानी रहता है। तो पानी बनने लगा, धरती के चारों तरफ जो वायुमंडल में जलवाष्प था, वाष्प के रूप में, वो बरसने लगा, बादल का रूप ले लिया उसने और बरसने लगा। फिर तो करोड़ों करोड़ साल तक वर्षा होती रही, करोड़ों साल तक, कई करोड़ वर्षों तक धरती पर लगातार बरसात होती रही। महासागर बन गए, आज भी धरती का 2/3 हिस्सा, धरती का कुल क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, और उसका 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर हिस्सा महासागर के रूप में पानी है, पानी से भरा हुआ है। मात्र 15 करोड़ किलोमीटर स्थलीय भाग है। तो महासागर बन गए, जिसका नाम हमने बाद में दे दिया प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, या फिर उत्तरी आर्कटिक या दक्षिणी आर्कटिक महासागर। तो जब महासागर बन गए, बिना पानी के जीवन संभव तो है नहीं, और आश्चर्य की बात तो ये है कि धरती के अलावा कहीं जीवन है ही नहीं। अब तक जो खोज हुई है उसमें कहीं जीवन के प्रमाण नहीं मिले हैं, सिर्फ हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि सिर्फ पृथ्वी में ऐसी संतुलित अवस्था है, ऐसा संतुलन है जो जीवन को जन्म दे सकती है, जीवन को जारी रख सकती है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन है, पानी है, पृथ्वी की दूरी सूर्य से इतनी है कि यहाँ जीवन संभव है, वरना बुध और शुक्र पर इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि जीवन संभव ही नहीं है, कोई जीवित नहीं रहेगा। शुक्र ग्रह तो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है। इसी तरह से जो आउटर सौरमंडल है, जो धरती के बाद के जो ग्रह हैं, मंगल, बृहस्पति, शनि वगैरह, वो इतने ज्यादा ठंडे हैं कि ठंड से जीवन, ठंड के कारण संभव नहीं है। तो सिर्फ धरती पर ऐसी संतुलित अवस्था है, ऐसा वातावरण उपलब्ध है जिसके कारण यह जीवन है। तो प्रारंभ में जो जीवन की सबसे छोटी इकाई है वो क्या होती है? आपने भी पढ़ा होगा, कोशिका होती है, सेल।
कोशिका के निर्माण के लिए सबसे जो जरूरी चीज है वो है अमीनो अम्ल। अब आप कहेंगे कि अमीनो अम्ल क्या होता है? अमीनो अम्ल में आप क्या देखते हैं? इसमें क्या लगा हुआ है? अमीनो मतलब अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। काफी तेज गंध वाली ये गैस होती है। जिसमें एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन होते हैं। जिसमें भी अमीनो ग्रुप लगा होगा, जिस एसिड में NH2 वो अमीनो अम्ल कहा जाता है, एमिनो एसिड। यहां मैंने R लिखा है। R का मतलब है कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह में COOH लगा होता है। अब इसमें आप चाहे मीथेन जोड़ दें, इथेन जोड़ दें, या जो भी जोड़ दें, जितना भी बड़ा परमाणु बना ले। इन कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये 4 चीजें एमिनो एसिड में जरूरी हैं। ये उसके मौलिक एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कोशिका निर्माण के लिए एमिनो एसिड इसलिए जरूरी है क्योंकि अमीनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, और बिना प्रोटीन के कोशिका नहीं हो सकती। तो प्रारंभ में एक कोशिकीय जीव का आगमन हुआ धरती पर, जिनमें सिर्फ एक कोशिका वाले जीव होते थे। ऐसा माना जाता है कि अमीनो एसिड का निर्माण और एक कोशिकीय जीव का की उत्पत्ति धरती पर ठनका गिरने से हुई। पानी में ठनका गिरने से हुई। तड़ित गिरने से हुई, बिजली गिरने से हुई। प्रारंभ में एक कोशिकीय जीव आया, फिर बहुकोशिकीय जीव आए, जीवन का जन्म हुआ। पौधों की उत्पत्ति हुई, और इतने पौधे धरती पर हो गए कि चारों तरफ पौधे ही पौधे हो गए। एक समय ऐसा भी आया।
उसके बाद कई सारे युग हैं, जिनमें से एक युग के बारे में हाल ही में आपने काफी ज्यादा चर्चा सुनी होगी, जुरासिक युग। इस युग में धरती पर वैज्ञानिकों का मानना है कि डायनासोरों का राज था, और कई करोड़ साल पहले धरती पर कोई धूमकेतु टकराया धरती से, और उससे उठे गुब्बार और ऊर्जा के कारण डायनासोर धरती से समाप्त हो गया, अचानक उनका अंत हो गया, ऐसा माना जाता है। पक्षी आए, सांप आया, कुछ वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि पक्षियों से बंदर, इंसान जैसे जीवों, पशुओं का विकास हुआ। चार्ल्स डार्विन जो एक पादरी थे, उन्होंने 19वीं सदी में कहा, विकासवाद का सिद्धांत दिया, और उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ होता है वही जीवित होता है, उसी का जीवन बचता है। और मानव का जो जन्म हुआ है, मानव इस अवस्था तक, जिस अवस्था में हम हैं, यहाँ तक जो पहुंचा है, वो बंदरों के कारण पहुंचा है। बंदर उसके पूर्वज थे। आज भी हम देखते हैं कि चिंपांजी या गोरिल्ला मानव की तरह ही देखने में लगता है कि एक समान है, काफी तेज बुद्धि भी होती है उनकी, लेकिन वो चलते हैं दोनों हाथों और दोनों पैरों के सहारे। चौपाया है, दो पाया नहीं है। इस तरह से यह विकास यात्रा कई अरब साल से जारी है। कई सारे युग आए इस दौरान। कोई युग 25 करोड़ साल चला, कोई युग 50 करोड़ साल चला। इस दौरान कई सारे भौगोलिक परिवर्तन भी हुए। पहले पैंजिया समूह था, उससे टूटकर विभिन्न महाद्वीप अलग हो गए। कहा जाता है कि भारत अफ्रीका से लगा हुआ था, वहां से टूटकर अलग हुआ, और महासागर के ऊपर से जो हमारा स्थलीय भाग है आज, एक घिसटता हुआ आकर यूरेशियाई प्लेट में टकरा गया, जिससे कई करोड़ साल पहले हिमालय की उत्पत्ति हुई। जो भी मोरदार पर्वत है धरती पर, वो सबसे नए पर्वत माने जाते हैं। उनकी उत्पत्ति प्लेटों के टकराने से हुई। एक प्लेट दूसरे प्लेट से टकराया, जिससे उनकी उत्पत्ति हुई, और आज भी वो जैसे भारत का प्लेट है, तो भारत का जो प्लेट है वो यूरेशियाई जो प्लेट है उसमें दबाव डाल रहा है, जिससे हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। कई सारे क्षेत्रों में प्लेट एक दूसरे के निकट आने के बजाय एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, जिससे
खाई जैसी स्थिति भी पैदा हो रही है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बिग बैंग का सिद्धांत 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे नामक बेल्ज के रहने वाले कैथोलिक पादरी ने दी थी, रोमन कैथोलिक पादरी ने इस थ्योरी दी थी, बिग बैंग थ्योरी। बाद के सालों में हब्बल जो महान खगोल वैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसकी पुष्टि की। हब्बल के नाम पर 24 अप्रैल 1990 को नासा ने हब्बल टेलीस्कोप अंतरिक्ष में छोड़ा, प्रक्षेपित किया, जो आज भी काम कर रहा है। और हब्बल टेलीस्कोप द्वारा जो कई प्रकाश वर्ष दूर तक की तस्वीरें ली गई, उनसे पता चलता है कि लेमेत्रे ने जो कहा था वो सही था। ब्रह्मांड आज भी विस्तारित हो रहा है, निरंतर विस्तारित हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार विस्फोट हो गया और वहीं पे रुक गया विस्तार होना। जो चीजों का फैलना था, पदार्थों का, मैटर का, वो आज भी रुका नहीं है, आज भी फैल रहा है। हो सकता है बहुत सारे तत्व तो ब्रह्मांड में ऐसे हों जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं हो, जिनके बारे में वैज्ञानिक लगे हुए हैं, तो कहीं से कोई इस तरह की खबर मिल जाए, इस तरह का कोई सुराग मिल जाए कि अलग भी कहीं पर जीवन है, दूर सुदूर, आसपास तो कहीं है नहीं पृथ्वी को छोड़कर। लेकिन अब तक तो पता नहीं लग पाया है कहीं अलग जीवन के बारे में। भविष्य में क्या होगा, कुछ वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं। ये जो हमारी 21वीं सदी चल रही है, इसका अंत होते होते हमारा संपर्क होगा दूसरे ग्रह के निवासियों से। कई सारे दावे किए जाते हैं नासा की तरफ से, पश्चिमी देशों की तरफ से, कि कोई उड़न तस्तरी जैसी चीज आती है और कुछ देर दिखाई देने के बाद गायब हो जाती है। अमेरिकन एयरफोर्स ने कई बार दावा किया है ऐसी उड़न तस्तरी को देखने का। कई सारी महिलाएं हुई हैं इंग्लैंड की, अमेरिका की, कनाडा की, जिन्होंने कहा कि हमें उठाकर ले गए थे, वो फिर से वापस रख गए। लेकिन आज तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, पुख्ता प्रमाण, जिससे कि कहा जा सके कि धरती के बाहर भी जीवन है। और जो दावे किए जा रहे हैं उड़न तस्तरी के आने के, उनके बारे में कोई सच्चाई है। लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि धरती पर अगर जीवनोत्पत्ति के लिए संतुलित अवस्था हो सकती है, तो दूसरे किसी ब्रह्मांड में, किसी अन्य तारामंडल में, सौरमंडल में क्यों नहीं हो सकती ऐसी स्थिति? ऐसा संतुलन क्यों नहीं हो सकता?
मानव ने जितना धरती का नुकसान किया है किसी अन्य जीव ने नहीं किया। पिछले 5 अरब साल में किसी भी जीव ने पृथ्वी के पर्यावरण को उतनी क्षति नहीं पहुंचाई जितनी मानव ने पहुंचाई। आगे क्या होगा पता नहीं। जिस तरह से जुरासिक युग खत्म हो गया, हो सकता है मानव युग भी खत्म हो जाए, धरती से मानव समाप्त हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आज भी मानव जन्म ले रहा है और बच्चों का जन्म लेना इस बात को प्रमाणित करता है कि निकट भविष्य में, जल्दीबाजी में तो मानव सभ्यता धरती से मानवों का जो जीवन है वो समाप्त नहीं होने वाला है। कविवर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि एक एक बच्चे का जन्म लेना इस बात का प्रमाण है कि मानवों पर से, मानवता पर से अभी ईश्वर का विश्वास डगमगाया नहीं है, बना हुआ है। हम आप लोगों से भी उम्मीद करेंगे कि प्लास्टिक उत्पादों का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा धरती को नुकसान वही पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनिए। अब अगली कक्षा में हम पाषाण काल के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन विदा लेने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे, एक बार फिर से अनुरोध करेंगे, आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे बच्चों को भी बताएं, दूसरे छात्रों को भी, प्रतियोगियों को भी बताएं कि एक चैनल ऐसा नया चालू हुआ है जिसमें इस तरह की कक्षा ली जा रही है। अब इसकी गुणवत्ता कैसी है तो आपकी प्रतिक्रिया से ही पता चलेगा, कमेंट से पता चलेगा। सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रतिक्रिया दें। जहां आपको कमी महसूस हो तो बेझिझक होकर बताएं, मैं सुधार लाने का प्रयास करूंगा। हालांकि मेरे पास साधन काफ़ी सीमित हैं, उन्हीं सीमित साधनों के द्वारा मैं कोशिश करूंगा कि आप तक बेहतरीन तरीके से ज्ञान को पहुंचाया जाए। तो अगले शनिवार तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार, अलविदा, धन्यवाद।